नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस फ्यूल चैनल में, जहां उत्तर लेखन सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि एक कला है जो आपको सफलता की ओर ले जाती है। आज से हम शुरू कर रहे हैं यूपीपीसीएस मेंस 2024 के उत्तर लेखन अभ्यास श्रृंखला की पहली क्लास है ये, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये यात्रा आपके उत्तर लेखन को प्रभावी बनाने में मददगार साबित होगी। इस सीरीज में हम PYQs को पूरे स्ट्रक्चर्स के साथ कीवर्ड्स एंड डायग्राम के उपयोग के साथ तैयार करेंगे ताकि आप एक प्रभावी आंसर राइटिंग कर सकें। तो तैयार हो जाइए जीएस फ्यूल के साथ नई शुरुआत के लिए, जहां ज्ञान मिलेगा, अभ्यास होगा और सफलता तय होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली क्लास से। ये रहे 2023 के यूपीपीसीएस मेंस के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें बस हिस्ट्री के क्वेश्चन हम करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य का परिचय, आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान के योगदान पर टिप्पणी कीजिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका का विवेचना कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये 125 वर्ड्स में लिखने हैं। बाकी के क्वेश्चन देख लेते हैं। आज टोटल हम 6 क्वेश्चन करेंगे, बाकी के 3 क्वेश्चन हैं। नागर शैली के मंदिरों की वास्तुकला विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक आयामों को रेखांकित कीजिए। नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन है 250 वर्ड्स के। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए। इसको हम 125 वर्ड्स में हमें लिखना है। 125 वर्ड्स में वैदिक साहित्य यानी वेदों और वेदों से संबंध जो अभिव्यक्ति रूपी ज्ञान राशि होती है, जिसके मूलतः 4 सोपान होते हैं, जैसे वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। इनकी बात करना है हमें। इसमें बेसिकली पूछ रहा है कि वैदिक साहित्य जितने भी हैं उनका परिचय दीजिए, यानी उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है। आंसर बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं होना चाहिए। जितना भी लिखें हम सही लिखें, और जितना पूछा जा रहा है उतना ही लिखें। यहाँ पे परिचय पहले देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे गैप करेंगे 10% का, ठीक है, परिचय से। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक साहित्य भारतीय संस्कृति की बौद्धिक नींव है जो ईश्वरकृत अपौरुषेय मानी जाती है। इसकी रचना वैदिक काल 1500 से 500 ईसा पूर्व में हुई थी। यह श्रुति परंपरा का अंग है। ठीक है, ये परिचय 3 से 3.5 या 4 लाइन तक हो सकता है। अब यहाँ पे है वैदिक साहित्य का वर्गीकरण। तो जैसा कि हमें पता है, वैदिक साहित्य में संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद शामिल थे। तो संहिता में 4 वेद यानी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋजुवेद है, तो इनको मेंशन कर देंगे। ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बताएंगे कि इसमें यज्ञों की व्याख्या की गई है। आरण्यक ध्यान और ब्रह्म विद्या का मार्ग का वर्णन करता है। उपनिषद की बात करें जिसमें दार्शनिक चिंता यानी दार्शनिक चिंतन की बातें कही गई हैं। ये उपनिषद जो है ये वेदों का अंतिम भाग है, जिसे वेदांत भी कहा जाता है ना। और इसकी संख्या जो है 108 है, परंतु ये 12 ही हैं जिनके विशेष महत्व हैं। आगे देखेंगे, इतनी जानकारी बहुत है। नेक्स्ट, चारों वेदों का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। यहाँ पे इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से देखेंगे। जैसे ये वेद हो गया, तो वेद के 4 पार्ट दिया हुआ है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब थोड़ी थोड़ी जानकारी चार्ट बना के इसमें लिख देंगे कि ऋग्वेद में कितनी
स्रोत हैं, जैसे 1028। यजुर्वेद में अनुष्ठान यज्ञ की बातें कही गई हैं। सामवेद संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद जिसमें जादू, मंत्र, चिकित्सा इत्यादि शामिल हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी चीज़ें मेंशन कर देंगे ऐसे चार्ट पेपर बना के। अब चूंकि क्वेश्चन में वैदिक साहित्य के बारे में पूछा है, तो हम थोड़ी बहुत वैदिक साहित्य के बारे में इसका महत्व भी बता देंगे कि इसका महत्व क्या है। तो महत्व लिख करके हम ऐसे चार्ट ऐसे एरो बना के दिखा सकते हैं कि तत्कालिक समाज, धर्म, राजनीति और अर्थव्यवस्था का दर्पण था वैदिक समाज। यहाँ पे पॉइंट डाल डाल के यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे पॉइंट में भी लिख सकते हैं। उपनिषदों से भारतीय दर्शन को दिशा दी। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि जैसे महान सूत्र का प्रतिपादन हुआ। आज भी न्याय, नीति, शिक्षा और आध्यात्म में इसका योगदान अमूल्य है। तो इसका महत्व जैसे आज भी वैदिक साहित्य से बातें जो भी हैं ये लेते हैं हम, जैसे गायत्री मंत्र हो गया, आज भी ये सब प्रासंगिक हैं। तो ये हम महत्व में दर्शा देंगे कि वैदिक शिक्षा या वैदिक साहित्य का क्या महत्व है हमारे जीवन में। अब निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष ये भी इतना 2.5-3 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वही बातें होनी चाहिए जो उससे रिलेट, जैसे वैदिक साहित्य से हमें क्या सीखने को मिलता है, वैदिक साहित्य हमारे समाज को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो ये सब बातें हम निष्कर्ष में डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, वैदिक साहित्य न केवल प्राचीन ज्ञान का भंडार है, बल्कि यह भारतीयता की आत्मा है। यानी यह भारतीय समाज पर किस प्रकार प्रभाव डालती है, भारतीय लोग इसे किस तरीके से अपनाते हैं, इसकी बातें, और वैदिक साहित्य का हमारे जीवन में कितना महत्व है। यह इतिहास नहीं, जीती जागती सांस्कृतिक चेतना है। जैसे ये भी हम इसमें दर्शा सकते हैं कि वैदिक साहित्य जो है, इनकी बातें या इनके जो भी आदर्श या मूल्य हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हस्तांतरित होते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूँकि आज पहली क्लास है, तो आज हम आपको आंसर राइटिंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बता देते हैं। जैसे कोई भी टॉपिक पे आंसर लिखना है या कोई भी क्वेश्चन है, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे रूल नंबर 1, पेस्टी। ये एक वर्ड है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जैसे पेस्टी में पी से हो गया पॉलिटिकल, है ना, और ई से हो गया इकोनॉमिक, एस से हो गया सोशल, टी से हो गया ट्रेडिशनल या टेक्नोलॉजी, ठीक है। ई से हो गया एथिकल, यानी एथिकल वैल्यू या इन्वायरमेंट। तो कोई भी क्वेश्चन में हम अगर ये 5 चीज़ें याद हैं, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पॉइंट ऐड करके हम अपने आंसर को प्रभावी बना सकते हैं। जैसे पॉलिटिकल में राजनीतिक मुद्दे डाल दिए, इकोनॉमिक में अगर कोई करंट में न्यूज़ है, जैसे इकोनॉमिक से रिलेटेड बजट है या कोई भी, या आर्थिक चीज़ों, आर्थिक समस्या या कुछ भी डालना है क्वेश्चन में, सामाजिक मुद्दों को क्वेश्चन आंसर में डाल सकते हैं। इसमें ट्रेडिशनल और टेक्नोलॉजी के बारे में भी बता सकते हैं। एथिकल वैल्यू और इन्वायरमेंट से संबंधित चीज़ें हम पॉइंट्स में डाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ फ्लो चार्ट भी बता देती हूँ। जैसे कोई टॉपिक है तो इसका पक्ष और विपक्ष लिखना है, तो हम ऐसे फ्लो चार्ट में यहाँ पे पक्ष और इधर ऐसे विपक्ष, यहाँ पे टॉपिक हो जाएगा। या तो ऐसे कर सकते हैं, इस टाइप से भी कर सकते हैं, या हम ये टॉपिक डाल के ऐसे तराजू बना सकते हैं। इसमें भी लिख सकते हैं जहाँ 2 पॉइंट्स हो, तो जैसे सामाजिक या व्यक्तिगत बातें बतानी हो, ठीक है। और भी देख लेते हैं। जैसे महत्व बताना है, तो अगर हमारे पास 4 पॉइंट हैं या 3 पॉइंट हैं, तो ये यहाँ पे महत्व लिख के ऐसे हम बता सकते हैं। अगर 6 पॉइंट हो
तो ऐसे इधर इधर ऐसे बता सकते हैं। 3 टॉपिक के और भी देख लेते हैं। यहाँ पे टॉपिक डाल देंगे 1 2 3, ऐसे ऐसे पॉइंट डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना, आपका आंसर जो है बहुत ही आकर्षक लगेगा और इस पर मार्क्स बढ़ जाते हैं। थोड़ी सी क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी आंसर में, है ना, तभी आंसर अच्छे और काफ़ी क्रिस्प दिखेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर 5 पॉइंट्स डालने हैं किसी भी चीज़ में तो ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं। 4 पॉइंट्स है तो 1 2 3 इधर, इसके इधर दिखा दिया, इसके पॉइंट्स डाल दिए, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। है ना। तो ये कुछ फ्लो चार्ट मैंने बता दी, इसको आप ध्यान से देख लीजिए और इसको अपने आंसर में इंक्लूड करने से काफ़ी आकर्षक और अट्रैक्टिव दिखेगा। ठीक है, और भी देख लेते हैं। जैसे 8 पॉइंट्स हैं, 1 3 4 इसमें पेस्ट्री को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी आंसर में ये लिखना है कि पॉलिटिकल व्यूज़, तो इसमें पॉलिटिकल, यहाँ पे सोशल, यहाँ पे टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, एथिकल, इकोनॉमिक, तो ऐसे सारे हम ऐड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का प्रश्न 2 है हमारा, आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान का क्या योगदान था? टिप्पणी कीजिए। 125 वर्ड्स में लिखना है। सर सैयद जो है एक महान दार्शनिक और समाज सुधारक थे। इन्होंने भारतीय मुसलमानों की शैक्षिक स्थिति को सुधारने के लिए भी काफ़ी काम किए। इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा को भारत में मुसलमानों के लिए लाने के लिए बहुत प्रयत्न किए। तो चलिए इनका आंसर देख लेते हैं। इसका परिचय है, जैसे ये 10% का गैप है, ऐसे ही हम आंसर शुरू करेंगे, परिचय के नीचे से नहीं, जस्ट थोड़ा सा गैप देखिए। 19वीं शताब्दी में जब मुस्लिम समाज सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ रहा था, तब सर सैयद अहमद खान ने उसे शिक्षा, आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की पहल की। जैसे बताया ना मैंने कि इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया था ताकि मुस्लिम समाज में जो कुप्रथाएं हैं उनको कम किया जा सके या उनको ख़त्म किया जा सके। इसका मेन बॉडी देख लेते हैं। सर सैयद का अहमद खान का योगदान, जैसा कि यहाँ पे उनका योगदान क्या था टिप्पणी करना है। तो चलिए मुख्य भाग में देखते हैं। सर सैयद अहमद खान का योगदान, इन्होंने मुस्लिम समाज को पुनर्जागरण की राह दिखाने के लिए कई ठोस कदम उठाए। तो जैसे हमने बताया ना फ्लो चार्ट में कि योगदान में या तो आप पॉइंट वाइज लिख लीजिए या तो योगदान करके ऐसे पॉइंट्स या फ्लो चार्ट के माध्यम से आप दिखा सकते हैं, है ना। तो ये कई तरीके होते हैं, बस कौन कितना क्रिएटिव करता है ये डिपेंड करता है उसके आंसर पे, है ना। नंबर 1 है शैक्षणिक संस्थान की स्थापना। 1875 में, ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ चुका है, यूपी पीसीएस एवं आरओआरओ में, तो इसे हम याद रखेंगे। पूछ लेता है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने या कब की थी, तो इसे हम मेंस में भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। आप कमेंट में बताएंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ये नाम कब चेंज हुआ था, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ये कॉलेज अंग्रेजी, विज्ञान और आधुनिक शिक्षा का केंद्र बना। धार्मिक कट्टरता के विरुद्ध, इन्होंने धार्मिक कट्टरता के विरुद्ध आवाज़ उठाई।
जैसे तर्कशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। इस्लाम को आधुनिक मूल्यों के अनुकूल व्याख्यायित किया। ठीक है, जो सर सैयद अहमद खान थे ये पाश्चात्य शिक्षा से काफ़ी प्रभावित थे। उनको यूरोप के विज्ञान और प्रौद्योगिकी काफ़ी प्रभावित करती थी, तो वो चाहते थे कि भारतीय समाज में, स्पेशली मुस्लिम समाज जो है, उसमें पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो भी समस्याएं या भी जो भी कुप्रथा हैं उनको सुधारा जा सके या उन्हें ख़त्म किया जा सके। इन्होंने सामाजिक जागरूकता के लिए भी अनेक कार्य किए, जैसे तहजीब उल अखलाक पत्रिका द्वारा नारी शिक्षा, सहिष्णुता और सामाजिक सुधार पर बल दिया। ब्रिटिश शासन के साथ संवाद। उन्होंने मुस्लिम समाज को प्रशासनिक सेवाओं के लिए तैयार करने की कोशिश की ताकि वे मुख्य धारा से जुड़ सके, है ना। तो इन्होंने मुस्लिम समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए भी ब्रिटिश शासन से संवाद किया एवं उनसे रिलेशन बनाए। नेक्स्ट निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में ये 3-4 लाइन बहुत होता है। तो सर सैयद का योगदान केवल शिक्षा तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज की सोच, दृष्टिकोण और आत्मविश्वास को आधुनिक भारत के अनुरूप ढालने का कार्य किया। वे आज भी सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के स्रोत बने हुए हैं। सर सैयद अहमद खान के कुछ और योगदान अगर आप डालना चाहें पॉइंट्स में तो डाल सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 125 वर्ड्स में मैक्स टू मैक्स 1.5 पेज बहुत होता है, फिर भी कुछ देख लेते हैं। जैसे उन्होंने वैज्ञानिक शिक्षा को महत्व दिया, ठीक है, रूढ़ियों एवं कर्मकांडों का विरोध किया, यानी इनको समाप्त करने के लिए अनेकों कार्य किए। महिलाओं के उत्थान के बारे में भी इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए भी अनेकों कार्य किए, तो ये डाल सकते हैं, महिलाओं का उत्थान एवं मुस्लिम धर्म ग्रंथों की तर्कसंगत व्याख्या की। तर्कसंगत व्याख्या, ये 3-4 पॉइंट इधर इतने बहुत हैं, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रह जाए वही बहुत है ना। क्योंकि एग्ज़ाम में आप कितना भी पढ़ लीजिए, याद 2 ही 3 पॉइंट्स आते हैं, उसी से आपको आंसर को प्रभावी बनाना होता है। कितना भी पढ़ लीजिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कम पढ़िए और अच्छे से पढ़िए ताकि एग्ज़ाम में चीज़ें याद रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका की विवेचना कीजिए। ये भी 125 वर्ड्स में लिखने हैं हमें। सरदार पटेल का भारत के एकीकरण में काफ़ी योगदान रहा है। ये एक बहुत ही कूटनीतिक और सूझबूझ के साथ काम लेते थे। इन्होंने रक्त एवं लौह की नीति भी अपनाई थी। इन्होंने एकीकृत भारत की नींव रखी, जिसमें एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र बनाने की इच्छा थी। तो चलिए इनके परिचय देख लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत 562 देशी रियासतों में विभाजित था, जो राजनीतिक दृष्टि से खंडित और अस्थिर राष्ट्र का संकेत देती थी। ऐसे संकटपूर्ण समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अद्वितीय कूटनीति, संकल्प शक्ति और नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए भारत के राजनीतिक एकीकरण की आधारशिला रखी। मुख्य भाग देखते हैं। सरदार पटेल की भूमिका बहुआयामी और निर्णायक रही। तो सबसे पहले इन्होंने राज्य विभाग की स्थापना की। भारत सरकार में गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने राज्य विभाग का गठन किया। वीपी मेनन के सहयोग से रियासतों को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर के लिए प्रेरित। ये जो वीपी मेनन थे ना, ये रियासत मंत्रालय के सचिव थे। इन्होंने इनका यानी सरदार पटेल जी का
भारतीय रियासतों को एकीकरण करने में काफ़ी सहायता प्रदान की थी। ठीक है, सौम्यता और कठोरता का संतुलन सरदार पटेल जी में था। जहाँ संभव हुआ वहाँ संवाद किया, कूटनीति से रियासतों का शांतिपूर्ण विलय करवाया। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो, जूनागढ़ में जनमत संग्रह और कश्मीर में महाराजा हरि सिंह की सहमति जैसे मामलों में निर्णायक हस्तक्षेप किया। ये जो कश्मीर है ना, इसके बारे में आप जानते होंगे, विलय पत्र। ये विलय पत्र के तहत इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर के तहत भारत में कश्मीर का एकीकरण किया था। और ये तीनों जो है, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, इसे उनके सरदार पटेल जी के दंड नीति के तहत आती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हेडिंग या तो डाल सकते हैं दंड नीति, और उसके अंदर ये बता सकते हैं कि हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसे मामलों में निर्णायक हस्तक्षेप किया। आगे बढ़ते हैं। एकीकृत प्रशासन की नींव, अखिल भारतीय सेवाओं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। अखिल भारतीय सेवाओं की पुनर्स्थापना कर प्रशासनिक एकता को सुदृढ़ किया, ताकि भारत की प्रशासनिक क्षमता सुदृढ़ हो सके या मजबूत हो सके। राष्ट्रीय एकता का प्रतीक, उनके प्रयासों से भारत केवल भौगोलिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी एक सशक्त राष्ट्र बना। यानी इन्होंने भारत को केवल भौगोलिक रूप से एकीकरण ही नहीं किया, बल्कि भारत को एक राजनीतिक सशक्तिकरण में सहयोग दिया। निष्कर्ष देखते हैं। सरदार पटेल ने जो कार्य दृढ़ इच्छा शक्ति, रणनीतिक चातुर्य और राष्ट्र प्रेम से किया, वह भारत के इतिहास में अद्वितीय है। इनके प्रयासों के बिना एक भारत की कल्पना अधूरी रहती है। वे न केवल लौह पुरुष बल्कि राष्ट्र की एकता के भी शिल्पकार हैं। आप एक पॉइंट ये भी डाल सकते हैं कि इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जा सकता है, यानी कहा जाता है, तो इससे और अच्छा निष्कर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन ये 4th नंबर है। हमने 3 क्वेश्चन देख लिए, अब ये 250 वर्ड्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें नागर शैली के मंदिरों की वास्तुकला विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नागर शैली एक प्राचीन भारतीय शैली है जो कि भारत की 3 महत्वपूर्ण शैलियां हैं, जैसे नागर, द्रविड़ और बेसर, जिसमें नागर शैली उत्तर भारत में फेमस है। अगर आप इसे इंडिया का मैप बना के इसमें दिखा सकते हैं नागर शैली को, बहुत अच्छा नहीं बना है, मैनेज कर लीजिएगा कि इस एरिया में नागर शैली है ना, ऐसे आप, और इसको ऐसे ब्लॉक में बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर। भारतीय मंदिर वास्तुकला 3 प्रमुख शैलियों में विभाजित है, नागर, द्रविड़ और बेसर। इनमें नागर शैली उत्तर भारत की विशिष्ट और प्राचीन स्थापत्य परंपरा है, जिसका उद्भव गुप्त काल यानी 5वीं शताब्दी से माना जाता है। यानी नागर शैली जो है वो गुप्त काल से स्टार्ट मानी जाती है। मुख्य भाग में देखते हैं इन मंदिरों यानी नागर शैली के प्रमुख मंदिरों की विशेषताएं। सबसे पहले आपको इसका एक फ्लो चार्ट बनाना होगा, जिसमें नागर शैली को दर्शाना होगा, यानी उनके मंदिरों की शैली कैसी होती है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ऐसा बनाएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगे, ठीक है, 1 मिनट से भी कम समय लगना चाहिए। जैसे ये देखिए, हमने बहुत ही कम समय में ये बना लिया। तो ये हो जाएगा जागती, ये मंडप, इसको हम विमान कहते हैं, ये शिखर है, इसको हम आमलक कहते हैं,
और यहाँ पे एक कलश बना होता है जिसको हम दर्शा देंगे कलश। ठीक है, तो ये मंदिर ऐसे ही है। इसको प्रदक्षिणा पथ भी बोलते हैं। बहुत समय नहीं लगाना है, लेकिन अगर ये आप ऐसे दर्शाएंगे, इसको ब्लॉक में बंद कर दीजिए, तो इससे आपका आंसर बहुत ही अच्छा दिखेगा। यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैंने वहाँ बना दिया, लेकिन आपको यहाँ बनाना है। ठीक है, तो चलिए मंदिर शैलियों यानी नागर शैली के बारे में जानते हैं। शिखर, सीधा ऊंचाई की ओर उठता हुआ शिखर, यानी ये ऐसे था ना, ये वाला जो पार्ट है ये शिखर है। प्रायः लाटाकार रूप में, है ना। आमलक, ये जो इसके ऊपर ऐसे बना हुआ था ये आमलक था। यह आमतौर पर फूल या कमल के आकार का पत्थर का बड़ा गोलाकार खंड होता है। गर्भगृह, देवी प्रतिमा, यानी इसमें जो गर्भगृह है, जैसे ये हो गया, तो ये वाला जो स्थान है ये गर्भगृह बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे देव प्रतिमा यानी भगवान की मूर्ति यहीं पे स्थापित होती है। यही सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। संकरे द्वार से प्रवेश संभव, है ना। आपने मंदिरों में देखा होगा कि बहुत ही पतला रास्ता होता है जो अंदर की ओर जाता है। मंडप, ये वाला जो पार्ट है ये मंडप है ना। सभा या अनुष्ठान, मंदिर के जितने भी सभा या अनुष्ठान होते हैं वो इसी मंडप में होते हैं। कई बार ये अर्धमंडप या महामंडप, किसी किसी मंदिर में अर्धमंडप या महामंडप भी होते हैं। अलंकरण, बाह्य भित्तियों पर देवी देवताओं, मिथुन युगलों, लोक कथाओं की नक्काशी की जाती है। जो बाह्य दीवारें होती हैं उन पे अलंकरण, देवी देवताओं, मिथुन युगलों, लोक कथाओं की नक्काशी की जाती है। स्थापत्य में प्रतीकात्मकता और भावनात्मकता का समावेश होता है। अधिष्ठान और शीर्ष भाग, मंदिर ऊंचे चबूतरे, जैसे हमने देखा ना वो नीचे जो चबूतरा बना हुआ था जिसे हम जागती बोलते हैं, है ना, उसकी बात हो रही है। जो चबूतरा है उस पर स्थित होता है इसका शीर्ष भाग। शिखर के शीर्ष पर आमलक व कलश विद्यमान होते हैं, जैसा कि हमने पीछे देखा। क्षेत्रीय उपशैलियाँ, नागर शैली की कुछ क्षेत्रीय उपशैली भी हैं, जैसे उड़ीसा में कलिंग शैली, मध्य भारत में मालवा शैली, राजस्थान, गुजरात आदि क्षेत्रों में विविध रूप से पाई जाती हैं। नागर शैली के कुछ एग्जाम्पल भी आप डाल सकते हैं। एक सेकंड, यहाँ जगह नहीं है, हम यहाँ पे देख लेंगे कुछ एग्जाम्पल। जैसे उदाहरण के तौर पर दशावतार मंदिर, ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। आप अगर चाहें तो मैप बना करके इंडिया का, है ना, इसमें भी, यानी माफ़ कीजिएगा, अच्छा कभी क्या होता है ना, जल्दी जल्दी में हम कुछ भी बना देते हैं। अब सही लग रहा है। यहाँ पे हो गया दशावतार, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कंदरिया, जो कि खजुराहो, यानी ये वाला एरिया जो है ये, यहाँ पे कंदरिया हो गया। लक्ष्मण मंदिर, ये भी खजुराहो में ही है ना, तो यहाँ पे भी दिखा देंगे। अर्शवल्ली, ये आंध्र प्रदेश में है, जो कि उत्तर भारत में ही पाई जाती हैं, बट ये आंध्र प्रदेश में भी एक मंदिर नागर शैली से बना हुआ है। बाकी उप शैलियाँ जो हैं ये हमने देख लिया, उड़ीसा कलिंग शैली, मध्य भारत मालवा शैली, राजस्थान, गुजरात। अब चलते हैं निष्कर्ष पे। नागर शैली केवल एक स्थापत्य पद्धति नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक भावना और शिल्पकला की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। इसकी भव्यता आज भी भारतीय स्थापत्य को वैश्विक पहचान दिलाती। एक चीज़ और हमने देखा कि लेटेस्ट है, ये अयोध्या का जो राम मंदिर बना है ना, ये भी नागर शैली में ही निर्मित बना है। तो इसे भी हम एग्जाम्पल में ऐड कर लेंगे और मैप में शो कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के
वैचारिक आयामों को रेखांकित कीजिए। ये भी 250 वर्ड में है ना। एक सेकेंड, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ये जो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम है, ये प्रथम राष्ट्रीय माना जाता है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, जो ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियों, उत्पीड़नों और भेदभाव के प्रति असंतोष से हुआ था। यानी इसका उद्भव उनकी नीतियों, उत्पीड़न और भेदभाव और जो सामाजिक हस्तक्षेप के कारण इन्होंने, यानी 1857 की क्रांति हुई थी। चलिए इसका परिचय देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गैप करेंगे। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहला व्यापक विद्रोह था। यद्यपि यह सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, परंतु इसके पीछे गहरे वैचारिक आयाम भी निहित थे, जिन्होंने विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक वर्गों को एकजुट किया। इसमें 1857 की क्रांति को आप मैप में भी शो कर सकते हैं कि इंडिया में और या फिर यूपी में कहाँ कहाँ हुआ था। तो आप यूपी का मैप बना के भी कर सकते हैं। चूँकि यूपी पीसीएस मेंस का एग्ज़ाम है, जिसमें पेपर 1 का है, तो आप ज़्यादातर ये सही रहेगा कि आप इंडिया का ही मैप बनाएं। तो इंडिया के मैप में आप जो भी लोकेशन है जहाँ पे 1857 की स्वतंत्रता क्रांति हुई थी, आप उसको एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना के आप दिखा सकते हैं। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति का बहुत ही अहम रोल है कि इन्होंने भारतीय, यानी उस तत्कालिक समाज में काफ़ी चेंजेस आए, यानी प्रभाव आए। जैसे कि तत्कालिक समाज यानी भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा शासित होने लगा, यानी कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया। भविष्य में स्वतंत्रता आंदोलन का आधार बना, है ना। तो चलिए अब चलते हैं इसकी मेन बॉडी पे। मुख्य भाग यानी राजनीतिक वैचारिकता। विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को, ये मुगल शासक थे, विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को प्रतीकात्मक नेतृत्व सौंपा, जो मुगल शासन की पुनर्स्थापना की इच्छा को दर्शाता है। यानी ये जो विद्रोही थे, या विद्रोही नहीं, या जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, ये लोग इतने पीड़ित हो चुके थे ब्रिटिश शासन से कि ये लोग चाहते थे कि ब्रिटिश शासन ना होकर के मुगल शासन स्थापित हो भारत में। इसलिए वो लोग उनकी शरण में चले गए, यानी बहादुर शाह जफर के शरण में, ताकि मुगल शासन स्थापित हो सके। स्थानीय राजाओं और जमींदारों ने अपनी स्वायत्तता की रक्षा हेतु भी संघर्ष में भाग लिया। यानी उन ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये जो स्थानीय राजा हैं और जमींदार, ये भी असंतुष्ट हो चुके थे, क्योंकि जमींदारों की जमींदारी चली गई थी, राजाओं का उनकी शक्ति सीमित हो चुकी थी, है ना। तो इसलिए वे असंतुष्ट थे और इन्होंने भी संघर्ष में भाग लिया। धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाएं कारतूसों में, जैसे एक अफवाह फैली थी, अफवाह या क्या था, ये तो अफवाह ही मानते हैं। तो कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी की अफवाहों ने धार्मिक भावना को आहत किया, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता उभरी। इनडायरेक्टली ही ये जो राइफल थी, इसने धार्मिक भावना को आहत किया, जिससे हिंदू मुस्लिम एक हो गए, है ना। तो इन्होंने मिलकर इस आंदोलन को अंजाम दिया। ब्रिटिश सुधारों जैसे सती प्रथा का उन्मूलन, उस टाइम ये सती प्रथा जबकि 1829 में समाप्त कर दी गई थी, है ना। तो इससे क्या हुआ कि भारतीय समाज काफ़ी रुष्ट हुआ, क्योंकि ये लोग बहुत मानते थे सती प्रथा को और वे इसके उन्मूलन को अपने सांस्कृतिक हस्तक्षेप माना, जिससे असंतुष्ट होकर इन्होंने विद्रोह किया। सामाजिक असंतोष,
आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक असंतोष ऐसे, और यहाँ पे पॉइंट डाल सकते हैं ना। तो ऐसे बहुत से तरीके होते हैं, या फिर हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं ना। तो सामाजिक असंतोष, परंपरागत सामाजिक ढांचे में हस्तक्षेप जैसे उत्तराधिकार नीति ने असंतोष को जन्म दिया। किसानों और दस्तकारों में आर्थिक शोषण के विरुद्ध गुस्सा था, जिससे इन्होंने भी संघर्ष किया। प्रारंभिक राष्ट्रवाद के संकेत, विभिन्न क्षेत्रों, वर्गों और धर्मों के लोगों ने विदेशी शासन के विरुद्ध मिलकर संघर्ष किया, जो राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत थी। निष्कर्ष, यद्यपि 1857 की क्रांति का पूरी तरह संगठित राष्ट्रवादी आंदोलन नहीं था, यानी 1857 की क्रांति एक संगठित नहीं थी, ना ही इसके पीछे एक कोई बड़ा नेता था या नेतृत्व करता था, परंतु इसके वैचारिक आयाम भारतीय समाज में राजनीतिक स्वाधीनता, सांस्कृतिक अस्मिता और धार्मिक स्वतंत्रता की भावना को जागृत करने वाले थे। यह संघर्ष आने वाले स्वतंत्रता आंदोलनों की बौद्धिक और वैचारिक नींव बना। यानी 1857 की क्रांति से हमें ये सीखने को मिला कि जो अंग्रेज हैं इन्हें भी पराजित किया जा सकता है, या इन्हें परेशान किया जा सकता है। अगर हम एक हों या हमारी राष्ट्रीय एकता जागृत हो जाए तो बड़ी से बड़ी शक्ति भी धराशायी हो सकती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 250 शब्द में लिखना है। स्टार्ट करते हैं। परिचय। 19वीं शताब्दी में जर्मन में 39 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित था, यानी जर्मनी जो है 39 क्षेत्रों में स्वतंत्र राज्यों में विभाजित था, जिनका नेतृत्व कभी ऑस्ट्रिया तो कभी प्रशा करता था। यानी ये कठपुतली की तरह था, कभी ऑस्ट्रिया तो कभी प्रशा, है ना। इस राजनीतिक विखंडन को समाप्त कर एक सशक्त जर्मन राष्ट्र बनाने का श्रेय मुख्यतः प्रशा के चांसलर ऑटो वन बिस्मार्क को जाता है। ये जो बिस्मार्क को चांसलर है ना, इसको विलियम प्रथम ने बनाया था, जो कि प्रशा से संबंधित है ना। बिस्मार्क की कूटनीति, सैन्य नीति और यथार्थवादी दृष्टिकोण ने जर्मनी को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई। यानी बिस्मार्क जो था बहुत ही कूटनीतिज्ञ था और इसने रक्त व तलवार की नीति अपनाई थी। बिस्मार्क ने आर्थिक सुधार किए, बहुत से युद्ध लड़े, जैसे डेनमार्क, फ्रांस, ऑस्ट्रिया के साथ, है ना। तब जाके जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया। तो चलिए देखते हैं, मुख्य बॉडी में ये सब ऐड कर देंगे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे भूमिका, और ऐसे पॉइंट्स डालते जाएंगे छोटे छोटे, यहाँ पे ऐसे। चलिए, बिस्मार्क की विचारधारा, इसकी विचारधारा क्या थी? उसे बोलने और प्रस्ताव की बजाय रक्त और लोहे के माध्यम से लक्ष्य प्राप्त करने की रणनीति अपनाई, यानी काफ़ी कठोर नीति अपनाई थी। रियल पॉलिटिक्स की नीति अपनाकर आदर्शवाद से अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया। बिस्मार्क द्वारा किए गए प्रथम युद्ध। उस टाइम क्या था, जर्मनी इतना अस्थिर था कि बिस्मार्क को काफ़ी प्रयत्न करने पड़े। उसने बहुत से युद्ध लड़े, तब जाके सफलता प्राप्त की और जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया। डेनमार्क के साथ जो युद्ध था 1864 में हुआ। ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर स्लेस्विग होल्स्टीन पर अधिकार किया। इसका महत्व ये है कि यह युद्ध एकता की नींव साबित हुआ और प्रशा की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन हुआ। डेनमार्क युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया युद्ध। डेनमार्क युद्ध का 1864, फिर उसके 2 साल बाद ही ऑस्ट्रिया युद्ध यानी 1866 में हुआ था। ऑस्ट्रिया को हराकर उसे जर्मन मामलों से बाहर किया। ऑस्ट्रिया एक्चुअली क्या था, ऑस्ट्रिया जर्मनी के मामले में काफ़ी हस्तक्षेप करने लगा था, तो इसलिए ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हो गया।
बिस्मार्क का। अंततः उसे जर्मनी के मैटर से अलग करना पड़ा। उत्तरी जर्मन परिसंघ की स्थापना हुई। इसका महत्व ये था कि एकीकरण का नेतृत्व अब निश्चित रूप से प्रशा के हाथों में आ गया। प्रशा फ्रांस युद्ध 1870 से 71। ऑस्ट्रिया के बाद प्रशा फ्रांस युद्ध हुआ। बिस्मार्क ने राष्ट्रवादी भावना को उकसाकर फ्रांस के खिलाफ युद्ध किया। जैसे 1857 की क्रांति हो गई, या हमारे बहुत से जो नेता या राइटर थे इन्होंने राष्ट्रवादी भावना को जागृत करने का काम किया, वैसे ही जर्मनी के एकीकरण में भी कुछ थे, जैसे नेता हो गए या राइटर लेखक अपनी लेखनी से, जिसमें बिस्मार्क भी वैसे ही काम किया कि उन्होंने राष्ट्रीय भावना को उकसाया और फ्रांस के खिलाफ युद्ध किया। युद्ध के बाद सभी जर्मन राज्य प्रशा के नेतृत्व में एकजुट हो गए, है ना। इसका महत्व ये हुआ कि 1851 में वर्साय में जर्मन सम्राट विल्हेल्म प्रथम की ताजपोशी हुई। नेक्स्ट देखते हैं कूटनीतिक चतुराई और सामरिक संतुलन। बिस्मार्क ने न केवल सैन्य शक्ति का उपयोग किया, बल्कि समय समय पर ऑस्ट्रिया, इटली और रूस जैसे देशों से गठजोड़ और मतभेदों का रणनीतिक प्रयोग, यानी बिस्मार्क ने अन्य देशों से भी सहायता ली। बीच बीच में मतभेद भी हुए जिनका उसने काफ़ी कूटनीतिक और रणनीतिक तरीके से हैंडल किया। छोटे राज्यों के साथ रणनीतिक रिश्ते बनाए, उन्हें प्रशा के अधीन लाया। राष्ट्रवाद का प्रयोग। बिस्मार्क ने राष्ट्रवादी भावना को सैन्य उद्देश्यों के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल किया। यानी जैसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रवाद एक हथियार के रूप में कारगर साबित हुई, वैसे ही बिस्मार्क ने भी राष्ट्रवाद की भावना को ही हथियार बना लिया। सीमित राष्ट्रवाद। इसमें नागरिक स्वतंत्रताओं या लोकतंत्र की अपेक्षा नहीं थी, केवल और केवल राजनीतिक एकीकरण पर ध्यान था। यानी इसने जर्मनी के एकीकरण में नागरिक स्वतंत्रताओं और लोकतंत्र को नजरअंदाज किया गया, केवल राजनीतिक एकीकरण पर ध्यान था। मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही लिखा जाता है ना। तो आप ऐसे मूल्यांकन करके या फिर यूं मूल्यांकन करके ऐसे प्लस और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स डाल सकते हैं। तो सकारात्मक पक्ष देखेंगे। बिस्मार्क ने कुशल नेतृत्व, सामरिक नीति और सैन्य शक्ति से बिखरे जर्मन राज्यों को एकीकृत किया। इसमें आप ये भी डाल सकते हैं शॉर्ट में, रक्त और लौह की नीति। आर्थिक सुधार, है ना, आर्थिक सुधार किया इसने, जैसे प्रशा की स्थिति में सुधार हो गया। सैन्य शक्ति मजबूत की, सैन्य बलों की संख्या में वृद्धि, हथियार में वृद्धि, ये सब पॉइंट्स डाल सकते हैं। उसने एक मजबूत औद्योगिक और सैन्य राष्ट्र के रूप में जर्मनी को खड़ा किया। इसकी सीमाएं देख लेंगे। एकीकरण ऊपर से थोपे गए राष्ट्रवाद पर आधारित था। आम जनता की भूमिका सीमित थी। जैसा कि ऊपर हमने देखा कि इसमें लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता को नज़रअंदाज किया गया है ना, तो इसलिए यहाँ पे आम जनता की भूमिका सीमित थी, आम जनता का रोल नहीं था इसमें। तो ये एक तरह से इसका नकारात्मक पक्ष हो गया। लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की उपेक्षा की गई, वही बात फिर से आ गई। बिस्मार्क का दृष्टिकोण अधिक सैन्यवादी और अधिकारवादी था। निष्कर्ष। बिस्मार्क के प्रयासों से जर्मनी आधुनिक और शक्तिशाली राष्ट्र तो बना, लेकिन यह एकीकरण राजनीतिक और सैन्य विजय था, लोकतांत्रिक या सामाजिक आंदोलन नहीं था। जब इसमें समाज को स्वतंत्रता ही नहीं थी, यानी लोकतंत्र काफी सीमित, यानी लोकतंत्र का अभाव था, नागरिक स्वतंत्रता थी ही नहीं। तो इसलिए इसके बावजूद बिस्मार्क को जर्मन का एक एकता का वास्तुकार माना जाता है। ये कहना अनुचित भी नहीं होगा, क्योंकि भले ही लोकतंत्र सीमित था, लेकिन जर्मनी का एकीकरण हुआ तो सही,
क्योंकि जो जर्मनी बिखरा हुआ था, कई टुकड़ों में टूट चुका था, उसका एकीकरण इतना आसान नहीं था, है ना। उसकी नीति ने यूरोप की सख्त संतुलन व्यवस्था को भी नया आकार दिया। आज हमने टोटल 6 क्वेश्चन कर लिए हिस्ट्री के। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हिस्ट्री के ही शामिल होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।